आमंत्रित करता हूं श्री कृष्ण माहेश्वरी प्रधान हिंडोली वो पधारे प्रस्थान ग्रहण करें। श्रीमती सड़े नेनवा पधारे और प्रस्थान ग्रहण। अग्रवाल पूर्व जिला अध्यक्ष, आप सभी की जोरदार तालियां प्लीज। पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत उनका सम्मान करें। और अब हम पहना करके उनका सम्मान करने के लिए और साथ ही निवेदन करते हैं श्री अनिल कुमार मेहरा जी कनिष्ठ अभियंता विधायक जिला बूंदी को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करने के लिए। और आपकी तालियां प्लीज जरूर चाहेंगे हम। श्रीमती कृष्णा महेश्वरी प्रधान हिंडोली जी के स्वागत हो श्री विनोद शर्मा जी से। और बूंदी और आयुक्त नगर परिषद बूंदी से अरविंद कुमार मीणा जी। शासन मंत्री श्री झावर सिंह खन्ना साहब, बूंदी के प्रभारी व ऊर्जा अतिथिगण, समारोह में पधारे पत्रकारगण, प्रशासनिक अधिकारी, नगरवासियों और मेरे और इसके पश्चात समस्त पुरुष पार्षदों से हम निवेदन करेंगे हमारे सम्मानित अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए बड़ी माला। बहुत बढ़िया हो गया। अरे एक स्वास्थ्य शासन मंत्री राजस्थान सरकार श्री झावर सिंह खन्ना जी, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार श्री हीरालाल। अरे आराम से नीचे करो माला। बंधुओं, ये बूंदी का नगर परिषद का भवन लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की अपेक्षाओं और लोगों के विश्वास का केंद्र बने। यहां पर आने वाला एक सामान्य व्यक्ति को भी बैठने वाले लोग सद्भावना के साथ सुनकर उसकी समस्या का त्वरित निदान करें। भवन की बिल्डिंग सुंदर बनने से नहीं, जब तक भवन में बैठने वाले लोग संवेदनशील हो, जो बूंदी के विकास के सपने को लेकर बैठे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि उन बूंदी के सपनों की अपेक्षाओं को पूरा करें। मेरा मानना है कि बूंदी बड़ी विरासत और समृद्धि का केंद्र रहा है। यहां की विरासत समृद्ध रही है, यहां की विरासत भी समृद्ध रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वर्तमान और भविष्य के अंदर हम बूंदी की समृद्धि को और बढ़ाएं और बूंदी की प्रसिद्धि केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर बूंदी के शौर्य की कहानियां, यहाँ का पत्थर, यहाँ का चावल दुनिया में बूंदी की पहचान बनाता है। और इसीलिए दुनिया के कई पर्यटक भी यहाँ पर किले, बावड़िया, चित्रलेखा और यहाँ की विरासत को देखने आते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है
कि आने वाले समय के अंदर इस बूंदी को हम उन पर्यटकों के सपनों का बूंदी बनाएं। और इसीलिए हम सब ने सामूहिक मिलकर काम करने की शुरुआत की है। जनप्रतिनिधियों के सुझाव, जनता के सुझाव के आधार पर बूंदी कैसा बनना चाहिए, और इसीलिए आज माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे, सभापति भी थी, प्रभारी मंत्री भी थे। हमने आने वाले समय के अंदर पूरी बूंदी शहर के विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा है, ताकि आने वाले समय में जनता की भावनाओं के अनुरूप यहां आने वाले पर्यटकों की भावनाओं के अनुरूप, चाहे पर्यटक देशी हो चाहे विदेशी हो, उसकी भावनाओं के अनुसार बूंदी बने। और इसीलिए 280 करोड़ की लागत से प्रथम चरण के अंदर विकास का एक ढांचा तैयार किया है। और विकास के ढांचे में जहां बूंदी की किला बावड़िया हो, बूंदी की चित्रलेखा हो, या बेहतर रोड हो, लोगों को पीने का पानी मिले, सीवरेज का सिस्टम ठीक हो, यहाँ के विरासत के गेट, इन सबको हम एक साथ लेकर पूरे बूंदी के मास्टर प्लान को एक साथ विकास की योजना बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस 3 साल के अंदर ये बूंदी राजस्थान और दुनिया की पर्यटक की सबसे बेहतरीन नगरी है। और इसलिए पर्यटन के कई आयाम होते हैं, क्योंकि वर्तमान में वन अभयारण्य भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। रामगढ़ विषधारी के अंदर बाघों का आना शुरू हुआ है। रामगढ़ विषधारी के विरासत, वहां की पर्यटन के रूप में, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की पहाड़ियां, इस राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर ये अभयारण्य आने वाले समय के अंदर अपनी अलग पहचान बनाए। जो भी लोग रामगढ़ अभयारण्य में आते हैं, मुझे एक ही बात कहते हैं कि वहां की पर्यटक का आकर्षण का केंद्र तो है सही, लेकिन जिस तरीके से वहां पहाड़ी के बाद प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां जंगली जानवरों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। और इसलिए मुझे विश्वास है आने वाले समय में पर्यटक रामगढ़ विषधारी को पर्यटक के रूप में यहां पर आएंगे। बूंदी का पर्यटन, बूंदी के शहर के विकास के साथ बूंदी के अंदर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहां का सबसे ज्यादा इलाका कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान होने के कारण किसान की आय ठीक मिले, उसकी उत्पादन की लागत ठीक मिले, इसलिए कृषि के प्रोसेसिंग प्लांट की भी आवश्यकता है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के रूप में सबसे ज्यादा अगर आकर्षित स्थान है तो वह बूंदी जिला है। आज भी कोई समय था जब यहां चावल उद्योग के रूप में पहचान थी, आज एथेनॉल के रूप में पहचान होने लगी है, ऑयल सीड की फैक्ट्रियां लगने लगी है, चाहे पेप्सी कोला हो चाहे कोको कोला हो, जितने भी दुनिया के विख्यात पेयजल हैं उनकी फैक्ट्री भी बूंदी जिले के अंदर लगने वाली है। इसलिए बूंदी के अंदर
एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग के साथ आने वाले समय के अंदर यहाँ का स्टोन और स्टोन पार्क, जब स्टोन पार्क बनेगा तो स्टोन को आप देखेंगे दुनिया के अंदर स्टोन की कैसी विशेषता है। तो यहाँ पर हम आने वाले समय के अंदर इस पत्थर का जो एक्सपोर्ट है उसको भी दुगना करेंगे, ताकि हमारे डाबी दनेश्वर खनन इलाके के अंदर वहां के उद्योगपति और मजदूरों के जीवन को बदला जाए। ये हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की सुविधा बढ़ जाओ और मेडिकल कॉलेज का इलाज कराने वाले व्यक्ति जब आएंगे तो उनके तीनदार में देखे खुले आकाश में सोते हैं, सर्दी में सोते हैं। हमने कोटा में रामाश्रय का शिलान्यास किया है। कुछ 4 महीने बाद जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कुछ तैयारी में शुरू हो जाएगा तब यहाँ भी रामाश्रय शुरू करेंगे, ताकि आने वाले मरीजों को वैसे मिले। हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर भी वो सारी सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं बूंदी के अंदर मिले, ताकि बूंदी के आसपास के लोगों का इलाज यहाँ पर हो सके। और इसी के साथ बूंदी के समग्र विकास के लिए मुझे एक दिन रामेश्वर मीना जी ने ऐसे ही कहा कि नेनवा रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, नेनवा रोड पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। एक तो जिलाध्यक्ष है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी कोई बात कह जाता है तो उसको भी जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने उस समय जिलाध्यक्ष नहीं थे, सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन मैंने उसी दिन विचार किया कि वाकई में नेनवा रोड पर मैं गाड़ी लेकर गया और मैंने देखा कि नेनवा रोड बहुत जाम रहता है। आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल रोड फंड के सहयोग से 55 करोड़ की लागत से वो फ्लाईओवर ठीक कर। मैंने आज सभापति जी से पूछा, मैंने कहा सभापति जी 280 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हो तो आज बता दो, मंत्री महोदय की मौजूदगी में हो। बूंदी में कोई ये नहीं कहना चाहिए कि बूंदी में कोई कमी रह गई, क्योंकि आने वाले समय में पर्यटक बढ़ने की संभावना इसलिए है कि हमारी रोड कनेक्टिविटी बेटर है। दिल्ली बॉम्बे का हाईवे, सारे कोटा बूंदी के रोड आने वाले समय में मिसिंग लो हो, हाईवे हो, NHI हो, सबको हम करेक्ट करेंगे। और उसके साथ बूंदी का रेलवे स्टेशन जो आज अपनी पहचान बना चुका है, उस रेलवे स्टेशन पे डबल लाइन करेंगे ताकि वहां ट्रेनों का ठहराव भी ज्यादा हो। और ट्रेनों के ठहराव के साथ मुझे व्यापारियों ने कहा कि अगर यहाँ पर चावल और अन्य उद्योग के सामान अगर लोडिंग होने लग जाएगा तो यहाँ की इंडस्ट्री भी पनप जाएगी। आने वाले 2 साल के अंदर वो भी शुरू कर देंगे। तो आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और कोटा बूंदी का एयरपोर्ट इस विकास के नए आयाम को लेकर चलेगा, क्योंकि कोटा बूंदी का एयरपोर्ट बीच में है। कोटा इतना उतना है बूंदी, और इसलिए कोटा बूंदी का एयरपोर्ट भी विकास के नए आयाम लेके जाएगा। क्योंकि अभी मैं कई इंडस्ट्रीज के लोगों को कहता हूं तो इंडस्ट्रीज के लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट है क्या। मैं जितने देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को लाने का प्रयास करता हूं, मैंने एक बार कुछ उद्योगपतियों को बुलाया। सब उद्योगपति ने कहा कि आप कहते हैं हम कोटा आएंगे, लेकिन एक सवाल था कि हमारा हवाई जहाज बड़ा, आपके कोटा एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। इसलिए हवाई अड्डा भी, एयरपोर्ट भी आज विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगस्त में उस एयरपोर्ट का काम भी शुरू होगा और 27 तक, दिसंबर तक हम एयरपोर्ट को शुरू करेंगे। इसलिए मतलब हमने छोटे छोटे विषय ध्यान दिया। मैंने कहा कि कोटा में खेल स्टेडियम बढ़िया है,
आज बूंदी का खेल स्टेडियम 30 किलोमीटर दूर पर कहीं भी एस्ट्रोटर्फ नहीं बन सकता। आज बूंदी का स्टेडियम में पहले चरण में 19 करोड़ रुपए लगा है, अगले चरण में 24 करोड़ लगेगा। मैंने उस दिन कहा था कि 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ का एक बेहतरीन खेल स्टेडियम बनेगा, ताकि गांव का दूर दराज का खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके। और इसीलिए सारी खेलों की मापदंडों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। हमने चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एस्ट्रोटर्फ हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बॉल वॉली हो, चाहे बैडमिंटन हो, हर को हमने रखा है। आने वाले समय के अंदर बूंदी के अंदर एक स्टेडियम की जो कमी थी, उस स्टेडियम और मेला ग्राउंड को भी हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। आजाद पार्क भी हमारे कार्य योजना का हिस्सा है। और मैंने एक दिन कहा था कि कोटा के लोग भी बूंदी को रात को देखने आएंगे। आपको सपना भी अब जल्दी पूरा होगा। कुछ समस्या है, वो हर शहर के अपनी अपनी समस्याएं, लाइट लगा देते हैं, लाइट लोग तोड़ देते हैं, लाइट उठा के ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब लाइट तो लगा रहे हो, लाइट ले जाएंगे उठा जाएंगे। धीरे धीरे लोगों की आदत को परिवर्तन करना। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन बूंदी के लिए होना चाहिए। मैं आपसे 2 बात मांगता हूं, इस बूंदी को इतना हरा भरा कर दो कि लोग हरे भरे के देखने आए तो बूंदी के अंदर देखने आए। आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपको पहाड़ या हरी नजर आएगी। और इसी तरीके से बूंदी शहर हरा भरा भी रहे और बूंदी शहर स्वच्छ रहे। और इसीलिए मैंने हुडको से कहा है 70 लाख रुपया उन्होंने सफाई के लिए दिया है। और सारे कचरा पॉइंट, जितने भी बूंदी शहर के कचरा पॉइंट है, उसको कचरा मुक्त करने के लिए अंडरग्राउंड कचरा घर बनेंगे। और हुडको जो दुनिया के सबसे बढ़िया अंडरग्राउंड कचरा पात्र है, उसको हुडको जन सहयोग से बढ़ाएगा, CSR पद्धति से बनाएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में मेरी कोशिश रहती है, जो आपकी भावना है, जो आपकी आकांक्षा है, आप वर्षों तक बूंदी में विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे। और मैंने आपसे कहा था एक समय आएगा जब बूंदी की सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इस 3 साल के अंदर इस बूंदी की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने की जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर क्षेत्र के अंदर, हर दिशा के अंदर काम करने की योजना बना रहा हूं। आने वाले समय के अंदर बूंदी हर क्षेत्र में अपने आप में इनोवेशन का एक नया केंद्र बनेगा। और यहाँ के पर्यटन, यहाँ की विरासत अपने आप में अद्भुत होगी, लेकिन यहाँ की आधुनिकता भी अपने आप में अद्भुत होगी। आप सब आज यहाँ पर आए हैं, मेरी आपसे ये अपेक्षा है, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों से मेरी ये अपेक्षा है कि हमें जनता ने बहुत अपेक्षाओं से चुनकर भेजा है। और आप लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई के जनप्रति हो। जितना संवाद, जितना जनसंपर्क जनप्रतिनिधि का, वार्ड मेंबर का रहता है, उतना संवाद किसी का नहीं रहता। इसलिए जब कभी भी जनता आपको कोई भी भावनाओं से अवगत कराए, आप कागज पेन डायरी में लिखे। अगली बार हम आएंगे, महीने भर बाद बैठेंगे, आपकी लिखी हुई डायरी के उन सुझावों के आधार पर हम बूंदी के विकास की कार्य योजना बनाएंगे, ताकि हम बूंदी को विरासत के साथ आधुनिकता का बूंदी बना सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।